गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से नेम सुंडा की सीरीज़ में। ठीक है, आज ये हमारा क्लास नंबर 36 है और जो आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स की जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं धीरे धीरे उसको हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन ये है, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर उसके फादर कौन है? आपके पास ऑप्शन है हर्बरलैंड, अरस्तु, थियोफेस्टस, मेंडल। हर्बरलैंड, अरस्तु, थियोफेस्टस या मेंडल। तो अगर सही आंसर है, सही आंसर इसका क्या होगा? हर्बरलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हर्बरलैंड जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर बोले जाते हैं। ठीक है, अगर अरस्तु की बात करी जाए, ठीक है, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है? जंतु विज्ञान जिसे हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के फादर किसे बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। वहीं अगर बात करते हैं थियोफेस्टस, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, यानी कि वनस्पत विज्ञान, जिसमें हम क्या पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वनस्पत विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला था? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हर्बरलैंड, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी बोला, जंतु विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, थियोफेस्टस को फादर ऑफ वनस्पत विज्ञान या फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? मतलब जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है उसकी थ्योरी किसने दी? आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, फ्लेमिंग, फार्मर व मूरे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी। अब नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन ये होता क्या है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल का क्या होता है? हिंदी प्राकृतिक होती है। सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है? चयन। ठीक, जो प्राकृतिक चयन होता है इसका मतलब क्या है? मान लो हम लोग किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग उस इन्वायरमेंट के तौर तरीके से अगर ढलते नहीं हैं तो वहाँ पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे डेड हो जाएंगे या हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में जंतु है या कोई भी वनस्पति है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं प्रोसेस करती, उसके अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश नहीं होती है तो क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी, वो वहाँ से नष्ट हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं लैमार्क की। ठीक है, अगर लैमार्क की बात करते हैं, लैमार्क को क्या बोला जाता है? इन्हें एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी दी थी। लैमार्क ने क्या किया था? एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी दी थी। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर बेसिकली होता है, एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ से लेना या ग्रहण करना। ठीक है, कुछ चीज़ ग्रहण करना। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण, किसी भी लक्षण को ग्रहण करना, वो क्या हो गया? एक्वायर्ड का मतलब इसका क्या है? एक एग्जाम्पल सब समझते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। जैसे पहले क्या होता था, जो एंशिएंट टाइम था, इतिहास था हम लोगों का, जब से हम लोग उत्पन्न होने लगे हैं धीरे धीरे, तो पहले क्या होता है? पहले जो हमारे प्लांट थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, क्या थे? वो धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े होते थे। जब बड़े होते थे तो उनकी जो ब्रांचेस भी होती थी, कहाँ होती थी? वो बहुत ऊंची ऊंची होती थी। ठीक है, जिससे कि हमारे जो जानवर थे, ठीक है, जो एनिमल थे, जो कि पत्तियाँ खाते हैं, वो उन्हें नहीं खा पाते थे। ठीक है, तो उन्होंने जीने के लिए क्या किया? धीरे धीरे, जैसे हम लोग जिराफ का एग्जाम्पल बहुत पढ़ते हैं कि मान लो एक छोटा सा जिराफ था। ठीक है, एक छोटा सा ये जिराफ मान लो है। ठीक है, ये जो है जिराफ है। ठीक है, ये छोटा सा है। ठीक, ये जो है इन पत्तियों को नहीं खा सकता। अगर ये खा नहीं पाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे अगर इसे अपनी जान बचानी तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी गर्दन को जो है
ये जो प्लांट की जो इसकी लीव्स हैं या पत्तियां हैं, इन्हें अब क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊंची करेगा। और जब धीरे धीरे गर्दन को ऊंची करेगा तो जब स्ट्रेच होगा उसके दरमियान, तो उसकी गर्दन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लंबी हो जाएगी। और जब लंबी हो जाएगी तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये करके अपनी गर्दन को ये जो है इतना ऊंचाई तक कर लेगा जिससे कि वो पत्तियों को पा सके। ठीक है, तो यानी कि उसने अपने अंदर से उस कैरेक्टर को डेवलप किया। जब अपने अंदर से उस कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, मतलब एक्वायर कर लिया या ग्रहण कर लिया कैरेक्टर को, नेचुरल इसका नहीं था। जब ये मान लो स्टार्ट में जो जिराफ होते थे, ठीक है, जो जिराफ थे स्टार्ट में, उनके अंदर ये कैरेक्टर नहीं होते थे कि वो कोई भी जो मतलब जो हम लोग आजकल जिराफ देख रहे हैं ना, जितनी ऊंचाई उनकी गर्दन होती थी, स्टार्ट में नहीं होती थी। उसके बाद उन्होंने इसी प्रोसेस के दौरान जब उन्हें जीना हुआ या आगे के लिए अपनी जो जनरेशन उसको बढ़ाने के लिए उन्हें क्या किया, धीरे धीरे अपने अंदर कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया जिससे कि वो क्या कर सकें, जो हमारे प्लांट्स हैं जो ऊंचे ऊंचे होते थे उनकी लीव्स को खा सकें, उसके कारण वो ज़िंदा रह सकें। इसीलिए इन्होंने एक्वायर कैरेक्टर के लिए किसको माना जाता है, लैमार्क को माना जाता है। और वहीं अगर मैंने अभी आपको बताया नेचुरल सिलेक्शन भी अगर यही होता था। नेचुरल सिलेक्शन क्या, मान लो ये जो हमारा जिराफ है, ठीक है, मान लो ये हमारा जिराफ है, इसने ये जो प्लांट है इसकी ये लीव्स लगी है, इसे नहीं पा पाया क्योंकि ये नेचर है। प्लांट का नेचर क्या है, वो उसकी ब्रांचेस जो है, शाखा जो है ऊंचाई पे होगी। ठीक है, जब शाखा ऊंचाई पे होगी, ठीक है, ब्रांच ऊंचाई पे होगी, तो उसमें जो लीव्स लगेंगी वो भी कहाँ होंगी, वो ऊंचाई पे होंगी, हाइट पे होंगी, जिसके द्वारा वो क्या करेगा, वो उन पत्तियों को नहीं खा पाएगा। जब नहीं खा पाएगा तो क्या करेगा, तो धीरे धीरे वो जो है मर जाएगा भूख के मारे, और उसकी जो आगे की जनरेशन वो भी ख़त्म हुई। इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने अंदर एक कैरेक्टर डेवलप किया जिससे कि उन्होंने अपनी गर्दन को लंबा किया। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो प्लांट है उनकी पत्तियों को खाना शुरू कर दिया जिससे कि वो धीरे धीरे, और इसका एक मतलब ये होता है जो एक्वायर कैरेक्टर होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग देखते थे जो हमारे आदिमानव होते थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते थे उनमें क्या होती थी, पूँछ होती थी। जैसे वानर हम लोग नहीं कहते ना, बंदर जैसे थे, तो पहले क्या होता था, उनमें पूँछ होती थी। धीरे धीरे क्या किया, पूँछ का उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो उनकी टेल होती थी या पूँछ होती थी उसका उन्होंने यूज़ बंद कर दिया। जब धीरे धीरे यूज़ बंद कर दिया तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जो आज कल के मानव हैं या जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं उनके वो पूँछ नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि ऐसा तो था नहीं कि स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका यूज़ बंद कर दिया। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी हमारा एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने क्या जान लिया, जो चार्ल्स डार्विन उन्होंने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था, लैमार्क ने क्या दिया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर। उम्मीद है ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक्वायर मतलब खुद से डेवलप किया गया कैरेक्टर, ठीक है, जिसके कारण हमारे जनरेशन में आने पे चेंजेस हो। और नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर के द्वारा जो डेवलप किया गया, अगर इन्वायरमेंट है उसमें अगर ढल जाते हैं तो अच्छा है, नहीं ढलते तो आप आगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगला हम बात करते हैं फ्लेमिंग की। फ्लेमिंग की बात करते हैं, अगर फ्लेमिंग की बात करें, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने माइटोसिस दिया था, माइटोसिस दिया था। अगला हम बात करते हैं फार्मर एंड मूरे की, इन्होंने क्या दिया था, म्यूसिस दिया था। क्या दिया था, म्यूसिस दिया था। अब ये होता क्या है, ये दोनों चीज़ें होती हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न बेसिकली होता है जब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। क्या पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, वो दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस होता है, एक म्यूसिस होता है। ठीक है, अब माइटोसिस क्या होता है, अगर माइटोसिस और म्यूसिस में अंतर क्या होता है। ठीक है, माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस जो होता है ये एक सेल होती है। ठीक है, एक सेल से ये दो सेल बनती है। क्या होती है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। एक मदर सेल हो गई, ठीक है, उससे कितनी, दो डॉटर सेल्स बनती हैं, दो पुत्री कोशिकाएँ बनती हैं। वही अगर म्यूसिस की बात करते हैं, यानी एक मदर सेल होगी, इनसे 4 डॉटर सेल बनेंगी। कितनी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, अब अगला अंतर क्या होगा, ये जो दो सेल्स बनी हैं, जो डॉटर सेल्स बनी हैं, जितने क्रोमोजोम मदर सेल्स में होंगे उतने ही क्रोमोजोम डॉटर सेल में, दोनों डॉटर सेल में, मान लो मदर में n है तो एक डॉटर सेल में n होंगे, दूसरे में भी n होंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं
मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनी है, चारों के जो क्रोमोसोम होंगे वो मदर सेल से आधे होंगे, यानी मान लो इनका n है तो इनका होगा n/2, इनका भी n/2 होगा, इनका भी n/2 होगा और इनका भी n/2 होगा। ठीक है, तो ये दो अंतर हो गए हमारे किसमें, माइटोसिस और मियोसिस में। ठीक है, तो माइटोसिस की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने। माइटोसिस की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने। मियोसिस की खोज किसने, फार्मर एंड मूरे ने। मियोसिस किसने की, फार्मर एंड मूरे ने। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या होगा, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी के जो रिलेशन होता है उसके संबंध के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के रिलेशन के संबंध में अगर हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ये सेरोलॉजी, हर्माफ्रोडाइट, सेल्फ इनकम्पैटिबल या ट्रांसडक्शन। सेरोलॉजी, हर्माफ्रोडाइट, सेल्फ इनकम्पैटिबल या ट्रांसडक्शन। अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर सेरोलॉजी होगा। क्या होगा, सेरोलॉजी होगा। एंटीजन एंड एंटीबॉडी के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, सेरोलॉजी होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं ना, उसमें एक टर्म आता है बाईसेक्सुअल। क्या आता है, बाईसेक्सुअल आता है, या उसे ही हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई मान लो ये हमारा एक प्लांट होता है, ठीक, इसमें ये एक फ्लावर लगा हुआ है। ठीक, मान लो ये फ्लावर में हम लोग 4 पार्ट पढ़ते हैं फ्लावर के। एक होता है सीपल, दूसरा होता है पीटल, तीसरा होता है स्टेमेन और चौथा होता है पिस्टिल। ठीक, सीपल, पीटल, स्टेमेन, पिस्टिल। अगर सीपल की बात करते हैं हिंदी में इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, पीटल की बात करते हैं इसे कहते हैं दलपुंज, स्टेमन की बात करते हैं इसे पुंकेसर कहते हैं, पिस्टल की बात कैसे इसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे मान लिया मैंने आपके यहाँ लिखा स्टेमन, यानी ये मेल लिखा है, यानी कि ये पुंकेसर होगा, मेल पार्ट होगा। ठीक, अगर स्टेमन की जगह आपका पिस्टिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, मेन जहाँ लिखा हो स्टेमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, अगर एक प्लांट है उसका मान लो ये मैंने आपको फ्लावर बना दिया। ठीक है, इस फ्लावर में कलर चेंज कर लेते हैं। इस फ्लावर में मैंने आपको बताया कि ये मैंने डिवाइडेशन कर दिया। इधर जो है आपका एक ही फ्लावर के अंदर, इधर आपका मेल पार्ट हो गया और इधर आपका फीमेल पार्ट हो गया। ठीक, मान लो इधर आपका मेल पार्ट हो गया, इधर आपका फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है, इधर मेल हो गया, इधर फीमेल हो गया। तो ये जो मान लो मेल हो गया तो ये फीमेल हो गया। तो अगर हम, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, बाईसेक्सुअल हो गई या हर्माफ्रोडाइट होगी। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक किसी प्लांट के एक फ्लावर में अगर मेल एंड फीमेल पार्ट, मतलब स्टेमन एंड पिस्टिल पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या बाईसेक्सुअलिटी या बाईसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगला सेल्फ इनकम्पैटिबल की, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबल की बात करते हैं तो इसमें वो कंडीशन होती है, मतलब जो गैमीट होते हैं, ठीक, गैमीट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, गैमीट जो होते हैं फर्टाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, जो प्लांट के गैमीट होते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन करते हैं, वो तो फर्टाइल होते हैं, वो कर जाते हैं, लेकिन उनमें जो है सीड प्रोडक्शन नहीं होता। जब सीड प्रोडक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट प्लांट जो है आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल से खुद में समझें कि मान लो मेल और फीमेल, ठीक, हम लोगों में मेल और फीमेल जो होता है मान लो फर्टाइल होता है। ठीक है, दोनों जो सेक्सुअलिटी के तौर पे देखा जाए तो दोनों हेल्दी होते हैं सब चीज़,
और जो उनमें रिप्रोडक्शन होता है वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसको इसमें जो है कंज्यूम नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाती है, वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। मतलब जो अगर हम प्लांट में देखो तो गैमीट जो होते हैं इसके मेल और फीमेल जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी स्टेरिलिटी नहीं होती, ठीक, बांध्यता नहीं होती। लेकिन जो सीड होता है उससे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इसी को हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें कुछ गैमीट हैं, ठीक है, इसमें कुछ गैमीट हैं, ये गैमीट दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, मान लो इस सेल से ये गैमीट इसमें आ गए, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रांसडक्शन होगी। क्या होगी, ट्रांसडक्शन कंडीशन हो जाएगी। मतलब गैमीट का एक सेल से वन सेल टू ट्रांसफ़र अनदर सेल, ठीक, दूसरी सेल में पहुंचना, ठीक, वो क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है। लेकिन किसके द्वारा, बाई वायरस, बाई वायरस, ठीक, मतलब वायरस के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में गैमीट का पहुंचना या ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का अगर रिलेशन की बात करें किस में पढ़ते हैं, सेरोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिना निषेचन फल बनना क्या कहलाता है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनना, फ्रूट बनना क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है पार्थेनोकॉर्पी, मोनोसाई, डायोसाई, बैकक्रॉस। पार्थेनोकॉर्पी, मोनोसाई, डायोसाई और बैकक्रॉस। अगर हम बात करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बनता है उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मोनोसाई। अब मोनोसाई क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है, एक प्लांट होता है उसमें एक फूल होता है और उसी फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है, अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, नया सीड उत्पन्न करते हैं, वो क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल हो गया। अगर हम बात करते हैं मोनोसाई की, क्या बात करते हैं, मोनोसाई की, या इसे मोनोसियस, इस अगर इससे प्लांट बनता है तो उससे क्या कहेंगे, मोनोसियस प्लांट कह देंगे। ये क्या होता है, इसमें वही कंडीशन होती, एक प्लांट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है, जो फ्लावर में पार्ट होता है मेल और फीमेल पार्ट, मान लिया कि मेल हमारा ये हो गया और फीमेल हमारा ये हो गया, ठीक है, मेल ये हो गया, फीमेल ये हो गया, ठीक। वहीं अगली कंडीशन अगर हम बात करते हैं, वहीं अगर अगली कंडीशन की हम, सॉरी ये चला गया, फिर से एक बार बना देते हैं। एक प्लांट मैंने ये बनाया, इसमें एक फ्लावर ये हो गया और एक फ्लावर ये हो गया, ठीक है। वहीं अगर हमने दूसरा प्लांट बनाया, इसमें एक फ्लावर ये हो गया और दूसरे प्लांट में, तीसरे प्लांट में एक फ्लावर ये हो गया, ठीक है। मान लिया हमने मेल पार्ट इसमें ये है, इसमें मेल पार्ट ये है, ठीक है, और फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो ये सेकेंड फ्लावर में फीमेल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें फीमेल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेल पार्ट की, ये मान लिया फीमेल हो गया, ये हो गया मेल, ठीक है, ये हो गया मेल पार्ट, ये हमारा फीमेल हो गया, ये हो गया मेल। अब ये कंडीशन हो गई मोनोसाई, ये हो गई डायोसाई, या इस प्लांट को डायोसियस बोल देंगे या इसे मोनोसियस बोल देंगे, डायोसियस हो गई या डायोसाई हो गई, ठीक। अब इसमें क्या आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब उस हर्माफ्रोडाइट में क्या था, एक फ्लावर था, उसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट थे, मेल भी था और फीमेल भी था, ठीक है। इसमें क्या है, प्लांट तो एक ही है, सेम प्लांट है, लेकिन फ्लावर जो होते हैं मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
उसे कहेंगे मोनोसाई। मोनो मतलब एक, ठीक है। मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, उसे कहते हैं मोनोसियस। डायोसियस की बात करते हैं, डायो मतलब दो, ठीक, डाई मतलब दो, और दो प्लांट जो हो गए इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पे होंगे, उसे कह देंगे डायोसियस, ठीक है। मान लिया एक आपके पास प्लांट है, एक पौधा है आपके पास, उसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही फूल के अंदर होते हैं, वो क्या हो गया आपका बायोसेक्सुअल हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर में बहुत आसान है लेकिन लोगों को बहुत कठिन लगता है, ठीक है, एग्ज़ाम में आ भी जाता है आपके। तो जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उसमें एक फूल के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, जो आपका मोनोसियस होता है, मोनोसाई होता है, ठीक है। उसमें जो है मेल और फीमेल जो है अलग अलग फूल के अंदर होते हैं, लेकिन जो पौधा होता है एक ही होता है। डायोसियस की बात करते हैं तो पौधे दो होते हैं और मेल फीमेल पार्ट अलग अलग पौधे पर होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैक क्रॉस की। अब बैक क्रॉस की बात करते हैं, मान लो F1 जनरेशन होती है, ठीक है। जो हमारी F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन जो होती है उसका क्रॉस हम उसके पेरेंट्स से करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। मतलब उनके पेरेंट्स, जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, मान लो TT का क्रॉस हम किससे करेंगे, स्मॉल t स्मॉल से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा। ये F1 जनरेशन हो गई, ठीक, मतलब अगली पीढ़ी हो गई। इस अगली पीढ़ी का अगर हम क्रॉस या तो हम मेल से कर दें या फीमेल से कर दें, ठीक है। अगर हम फीमेल से करते हैं, ठीक है, तो TT से कर देंगे, तो ये जो क्रॉस हो जाएगा आपका बैक क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस हो जाएगा। कौन सा क्रॉस हो जाएगा, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन का जो अगली पीढ़ी है उसका क्रॉस हम उसके पेरेंट्स से कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बैक क्रॉस हो जाता है। यहीं पे आपका आता है एक टेस्ट क्रॉस, यहीं पे हाथ वहाँ समझ लीजिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस होता है बेसिकली F1 जनरेशन का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट से करते हैं। मान लो TT का क्रॉस, ठीक है, केवल स्मॉल t से ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आगे जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, उसके जो अप्रभावी पेरेंट होंगे जिनका करेक्टर नहीं दिख रहा होगा उससे क्रॉस करेंगे किसका, F1 जनरेशन का। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आपकी है एपोमिक्सिस, एक आता है एपोमिक्सिस, वो क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। एपोमिक्सिस जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो है बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप किया जाता है, सीड डेवलप होता है। पार्थेनोकॉर्पी में क्या था, बिना फर्टिलाइजेशन के जो है क्या बनता था, फ्रूट बनता था। एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड डेवलप होता है, उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। जिसमें फल बनता है वो पार्थेनोकॉर्पी होता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीव द्रव्य की खोज किसने की, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, को डिस्कवर किसने किया। आपके पास ऑप्शन है पुरकिंजे 1814 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट ब्राउन 1851 में, स्लीडन व स्वान 1839 में। इसका सही आंसर होगा 1840 पुरकिंजे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं 1665 में, ठीक है, इन्होंने सेल वॉल की खोज की, इसकी सेल वॉल की। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक। सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीडन व स्वान 1839, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, क्या दी थी, सेल थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक
पुजारा से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पुरकिंजे यानी पुजारा, पुर मतलब क्या हो गया, पुरकिंजे ने, पुजारा मतलब जीवद्रव्य की खोज की थी। रॉबर्ट हुक मतलब शेलवाल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। स्लेरियन व स्वान सेल थ्योरी मतलब खोज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉसबर्गर ने किसकी खोज की। आपके पास ऑप्शन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, लिंकेज वर्ड, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉसबर्गर ने, तो जो क्रोमोसोम है उसकी खोज किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। कब की थी, 1875 में। सबसे पहले जो है इन्होंने देखा था किसे, क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, कब, 1875 में। किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने। अगर लिंकेज की बात करते हैं, जो लिंकेज वर्ड है, लिंकेज वर्ड किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। क्या दिया था, मॉर्गन ने दिया था कि लिंकेज वर्ड को, ठीक है। अगर राइबोसोम की बात करते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट किया था किसने, पैलाडे ने। फर्स्ट रिपोर्ट किसने किया था, पैलाडे ने किया था, ठीक है। अगर लाइसोसोम की बात करते हैं, ठीक है, डी डुवे, ठीक, लाइसोसोम किसने दिया था, डी डुवे ने दिया था। किसने, डी डुवे ने दिया था। तो स्ट्रॉसबर्गर किसकी खोज की थी, गुणसूत्र की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। सिद्धांत किसने दिया था, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है वुल्फ 1730, वीजमान 1809, बेटसन 1905, ह्यूगो डी ब्रीज 1901, ठीक है, सॉरी 1989 है ये, ठीक है, 1989, 1905, 1901। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वीजमान ने दी थी। कब दी थी, 1889 में दी थी, 1889 में दी थी, ठीक है। अगर वुल्फ की बात करते हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ क्या दिया था, थ्योरी ऑफ एपीजेनेसिस दी थी किसने, वुल्फ ने, 1730 में, ठीक है। बेटसन की बात करते हैं, बेटसन ने 1905 में लिंकेज टर्म दिया था। टर्म किसने दिया था, लिंकेज, बेटसन ने दिया था। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी किसने टर्म दिया था, बेटसन ने। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण जो होता है, वो भी शब्द किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, जिसमें XY क्रोमोसोम के कारण ही लिंग, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी ना। जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो एक क्रोमोसोम होता है X, एक Y होता है, ठीक है। तो उसमें जिसका प्रभावी हमें लक्षण दिखता है, उसी कारण जो जनरेशन होती है उसको हम मेल और फीमेल बोल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने 1901 में म्यूटेशन को सबसे पहले निर्धारित किया, डिटरमाइन किया, ठीक है। किसे, म्यूटेशन को, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वुल्फ की बात करते हैं तो 1738 में दिया था। कब दिया था, 1738 में, थ्योरी ऑफ एपीजेनेसिस। तो जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया, वीजमैन ने दिया। कब, 1889 को। नेक्स्ट, किस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आपके पास ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम। अब हम लोग थोड़ा सेल के बारे में अगर क्वेश्चन स्टार्ट करें तो थोड़ा सेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि सेल क्या होती है। तो हम लोग कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं एक सेल, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी सेल बनाएंगे, उसी में सब चीज़ बताने की कोशिश करेंगे आपको। मान लिया हमने बनाई ये एक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक।
ये हमने सेल का मान लो एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। ये हमारा सेल हो गया। इसकी एक ऊपरी लेयर भी होती है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। देख लीजिए जो जो लोग सेल का स्ट्रक्चर नहीं बना पाते वो भी लोग देख लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इनका नाम बाद में देंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये सेल का एक पार्ट हो गया। अभी सबके बारे में हम लोग रीनेम करेंगे इनको एक बार, ठीक। ये हो गया। इस पे छोटे छोटे हम लोग ठीक है, इस पे भी होते हैं। ये होते हैं हमारे राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और ये जो हो गया, इसके अंदर ये छोटे छोटे धागे नुमा रचना होती है। यहाँ पे एक पार्ट हो गया हमारा, ठीक। ये एक पार्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे एक पार्ट हो गया, ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं, और ये जो है छोटा छोटा सभी में हम लोग कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से इसको फिल कर देते हैं। अब हम लोग इसको रीनेम करेंगे कि कौन सी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई कलर रेड ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये होती है हमारी आउटर लेयर। क्या होती है? आउटर लेयर होती है। क्या होती है? हमारी आउटर लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है? हमारी आउटर लेयर होती है, ठीक। सॉरी, ये होती आउटर सेल वॉल, ठीक है। क्या होती है? आउटर सेल वॉल होती है, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये हमारी होती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी काय बोलते हैं ना हिंदी में, वो होती गोल्जी बॉडी। ये हमारी होती वोक्यूल। क्या होती? वोक्यूल। नेक्स्ट इसे हम बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। रेटिकुलम क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, ठीक है। जालिका बोलते हैं। और एक क्या बच्चा, ये हमारे जो काले काले छोटे छोटे से जो सर्कल में दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे राइबोसोम। क्या बोल देंगे? राइबोसोम बोल देंगे, ठीक है। ये जो हमारा धागे नुमा चीज़ दिख रही, इसे हम क्या बोल देंगे? क्रोमैटिन बोल देंगे। क्रोमैटिन मतलब जिससे गुणसूत्र बनते हैं ना, क्रोमैटिन से, उसे बोल देंगे। ये जो छोटा छोटा हमारा सर्कल सा दिख रहा है, ये हो गया हमें न्यूक्लियोलस, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका बोलेंगे। तो ये जो हमारे चारों तरफ से स्ट्रक्चर इसको घेरे हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे बोल देंगे न्यूक्लियस। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, किसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। हमारी जो सेल होती है उसको क्या देता है? उसको पावर देता है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, ये क्या करता है? जो हमारी सेल होती है उसको स्ट्रक्चर प्रदान, उसको जो है, जैसे
ये जो आपको दिख रही है अंतःप्रद्रवी जालिका, ये क्या करती है, ये जो हमारी सेल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह जीव द्रव्य वगैरह भरा रहता है, तो ये क्या होता है, ये इसको पिचकने से या इसको बाहर फटने से इससे रोकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को और मजबूत करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, ये सेल को मजबूत करने का काम करती है, ठीक है। अगला क्लोरोप्लास्ट, पता ही आपको प्लांट क्या करता है, भोजन कैसे बनाता है, हरित लवक से बनाता है, ठीक है। आउटर लेयर ये होगी, ठीक है। ये सेल वाल हो गई, कोशिका भित्ति जो चारों तरफ रहती है, ठीक है। न्यूक्लियस आप जानते ही हैं, इसके अंदर ही जो हमारा पार्ट होता है कौन सा, डीएनए और आरएनए, जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर पाया जाता है। इसमें क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, केंद्रिका होती है। केंद्रिका क्या होती है, जिससे कि पूरी सेल जो है कंट्रोल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, केंद्रिका होती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण करता है, क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अब हम बात करें तो किसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पैरोक्सीसोम। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस इसमें से जो आपके पास ऑप्शन है इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ, मतलब जो मुलायम होता है, एक होता है रफ़, ठीक, जो खुरदरा या कठोर होता है। अगर स्मूथ की बात करते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, नो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, रफ़ में होता है, इसमें होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो दोनों में नहीं होता। अगर केवल आपके पास ऑप्शन आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यानी कि इसमें तो होता ही है ना, इसमें नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन ना आके आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ़ एंडोप्लाज्मिक, तो रफ़ में होता है, ना कि स्मूथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी होती है, ये क्या करती है, जो हमारी सेल वाल होती है, ठीक है, सेल वाल जो हमारी होती है, वो क्या करती है, वो हमारी सेल को सपोर्ट करती है, ठीक है। बाहरी चीज़ों से, बाहरी खतरों से हमारी सेल वाल जो हमारी सेल को है सपोर्ट करती है। अब जब सेल को सपोर्ट करेगी तो उसके लिए तो क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक क्या चाहिए, लाइटिक एसिड चाहिए, क्या चाहिए, लाइटिक चाहिए। तो ये क्या करती है, जो गोल्जी बॉडी होती है उस लाइटिक का जो है सिंथेसिस करती है, संश्लेषण करती है, जिसके कारण वो क्या होती है, सेल वाल को सपोर्ट कर, सेल वाल जो है हमारी सेल को जो है सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को हम सुसाइडियल बैग सुसाइडियल या आत्मघाती जो थैला है, किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। अगला हमारा पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम क्या होता है, ये जो है हमारे जो C3 प्लांट होते हैं, जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं, C3 जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो जो फोटो रिस्पायरेशन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदार कौन होता है, पैरोक्सीसोम होता है। क्या होता है, जिसके कारण वो फोटो रिस्पायरेशन कर पाते हैं, ठीक है। उसमें कौन भाग लेता है, पैरोक्सीसोम भाग लेता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इनमें कौन कौन से जो पार्ट होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, 70S राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, केंद्रिका, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये सभी के सभी ऑप्शन जो है आपके सही हो जाएंगे। अब हम कुछ अंतर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक होता है इसमें सारे के सारे ऑर्गन, जो मैंने अभी आपको सेल का स्ट्रक्चर बना के बताया, उसमें जितने ऑर्गन आपके होंगे, ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक। इसमें वो सारे के सारे ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो मैंने अभी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, केंद्रिका, ये सभी चीज़ें बताई हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगी,
यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन थी, ठीक है, वो प्रेजेंट रहेगी। इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोलस, जो मैंने केंद्रिका बताया था, केंद्रिका जो है इसमें प्रेजेंट रहेगी, किसमें, यूकैरियोटिक में, और इसमें क्या होगी, एब्सेंट रहेगी। क्या होगी, एब्सेंट रहेगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी चीज़ें यूकैरियोटिक में पाई जाएंगी वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहेंगी। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, ठीक है, राइबोसोम की बात करते हैं तो जो यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है, अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो राइबोसोम जो यूकैरियोटिक में होता है 70S एंड 80S, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। दोनों टाइप के किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में केवल कितने पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, कितने, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, अगर 70S की बात करें तो ये 50S प्लस 30S से मिलके बने हैं। ठीक है, 80S किससे बने, 60S प्लस 40S से मिलके बने हैं। ठीक, हो गया। तो हम अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसके चारों जो ऑर्गन हैं, ठीक है, चारों के चारों जो ऑर्गन हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्न में कोशिका जो सेल का पावर हाउस है उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अभी मैंने आपको बताया पावर हाउस ऑफ सेल, उसे वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये एक सेल में लगभग 200 से 800 होते हैं पर सेल। अगर एक कोशिका एक सेल की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 200 to 800 सेल पर सेल होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को बना के देख लेते हैं। मान लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाते हैं तो कैसा बनेगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ये इस टाइप से बनता है। ठीक, इस पे दूसरी लेयर भी हो जाती है। ठीक, ये दूसरी लेयर हो जाएगी। वहीं अगर रीनेम करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों को अगर रीनेम करते हैं, इसमें एक छोटी छोटी सी भरा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा छोटा सा जो द्रव्य भरा रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहीं एक सर्कुलर सा कुछ संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। क्या इसे बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे से राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या होता है, इसमें जो स्मॉल जो होते हैं राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जो उभरी हुई संरचना होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका उभरा हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। जो उभरा स्ट्रक्चर क्रिस्टी हो जाएगा, ये सर्कुलर डीएनए हो गया, ये राइबोसोम हो गया, और ये अंदर दबे भरा इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किसका हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का। और एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लगभग 200 to 800 सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश संश्लेषण निम्न में कहाँ होता है? जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है? आपके पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरित लवक, क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके भी स्ट्रक्चर से हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हम लोगों के जानने की, वो जान लेते हैं। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें ये कुछ इस टाइप की प्लेटों जैसी संरचना पाई जाती है। प्लेटों कह लें या सिक्कों जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, प्लेटों या सिक्कों जैसी संरचना, ये लगी हुई ऐसा लगता है कि गट्ठर लगा हुआ है ऊपर से नीचे तक। ठीक, इकट्ठे जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक, इसमें एक द्रव्य भी भरा रहता है। सबको अभी रिनेम करेंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये तो हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बाहरी भित्ति हो गई। इसे क्या बोल देंगे? आउटर मेम्ब्रेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी भित्ति बोल देंगे। इसे इनर मेम्ब्रेन बोल देंगे, इनर मेम्ब्रेन बोल देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? एक अगर इसको हम काट के बाहर निकालते हैं, अगर मान लो हम इसको इतना काट के बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये जो हमारी एक है, ठीक, ये मान लो एक सिक्का, अगर हम इस गट्ठा से एक सिक्का निकालते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक, अब इन थाइलाकॉइड को ऊपर से नीचे तक रख के जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। अगर ये पूरा का गट्ठर है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। और इस ग्रेना से एक सिक्का निकाल के अगर हम उस एक सिक्कों की बात करते हैं, उसे बोलेंगे थाइलाकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक सेल जो होती है, ठीक है, एक सेल जो होती है उसमें जो ये हरित लवक होता है, उसमें 1 ग्राम में, ठीक है, अगर हम इसका एरिया लेते हैं, 1 ग्राम का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम एक ग्रेना जो होती है, ये पूरी की जो ग्रेना है, ठीक है, ये एक ग्रेना में कितने थाइलाकॉइड पाए जाएंगे? 5 से 25 फ्लैट, मतलब 5 से 25 परतें जो है, ये फ्लैट जो है परतें जो पाई जाएंगी किसमें? एक ग्रेना में। और कितने ग्रेना पाए जाते हैं? ठीक है, तो एक स्ट्रोमा, हाँ, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये स्ट्रोमा हो गया। तो एक स्ट्रोमा में कितने ग्रेना पाएंगे? 40 से 80 ग्रेना जो है एक स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा एक स्ट्रोमा जो इसमें जीवद्रव्य भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो एक स्ट्रोमा में कितने पाए जाएंगे? 40 से 80 ग्रेना पाए जाएंगे। ठीक, मतलब वो सिक्कों के ढेर कितने पाए जाएंगे? 40 से 80। और एक ग्रेना के अंदर कितने सिक्के होते हैं? उसमें होते हैं कितने? 5 से 25 फ्लैट। ठीक, कितने होते हैं? 5 से, मतलब जो एक ऊपर से नीचे तक कॉइन जैसे लगे रहते हैं, कितने होते हैं? 25 फ्लोर होते हैं, 25 फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रोमा में 40 से 80 ग्रेना होते हैं, एक ग्रेना में 5 से 25 फ्लैट होते हैं। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। लाइसोसोम मैंने अभी आपको बता ही दिया, इसे सुसाइडियल बैग बोला जाता है, सुसाइडियल बैग बोला जाता है। सेल वॉल अभी मैंने आपको बताया। राइबोसोम 70S 80S मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, तो यहीं पे आज आपके जो क्वेश्चन होते हैं यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी अगली क्लास में होंगे। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं। और ये जो सुंडा सीरीज़ है
ठीक है। ये इसी तरीके से चलती रहेगी, पूरी की पूरी बुक को कवर कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसे अटेंड करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।